हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर समझेंगे। साथ ही इस चैप्टर के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ में दिया गया है प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को अर्थात पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम जो है कण अविभाज्य रहेगा। फिर आगे पे है, इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो देखिए, परमाणु किसे कहा बताया गया है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इस बात को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लुइसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो क्या होगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचार पर आधारित है। इन विचारों को वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक अथवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसमें रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन के नियम क्या है? 3.1 रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। तो देखिए, नियम क्या है। पहला है 3.11 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? जब रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? निम्न X एवं Y रसायनों का एक युगल लीजिए। देखिए, X को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर दिया गया कॉपर सल्फेट जिसकी मात्रा कितनी 1.25 ग्राम है। फिर Y को सोडियम कार्बोनेट मान लेंगे जिसकी मात्रा 1.43 ग्राम है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम और सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम। और थर्ड नंबर पे लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड Y की जगह मान लेंगे। अब X एवं Y युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायन के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से Y के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं X के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क की भांति लगाएं जैसे चित्र 3.1 में दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पर दोनों के जो है 10 ml जल के साथ विलयन लेना है X और Y के रूप में। और यहाँ पर क्या करना है कि एक विलयन को फ्लास्क में लेना है, दूसरे को परख नली में लेना है, छोटी परख नली में, और इस प्रकार लटकाना है कि दोनों आपस में मिल लेना, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया। ये X विलयन हो गया, ये Y विलयन हो गया, छोटी परख नली हो गई, ये शंक्वाकार फ्लास्क है, डोरी और ऊपर कॉर्क से इसे जो है बंद कर दिया गया है। Y के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई X के विलयन युक्त
छोटी परख नली। अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे X एवं Y के विलयन परस्पर जो है मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई अभिक्रिया हुई है? फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर्वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ है? तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या कहता है स्थिर अनुपात का नियम? इसे भी देखेंगे कि लवाजिये एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है। होता चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया मतलब NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव जो है अनुपात 14:3 के रूप में होता है। अनुपात विद्यमान रहते हैं चाहे अमोनियम किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों में स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है जिससे स्थिर निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी, देखिए ये मेन परिभाषा है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जॉन डाल्टन के बारे में दिया गया है। यह बहुत ही प्रसिद्ध रासायनिज्ञ हैं। तो देखते हैं इनके बारे में दिया गया कि जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में 66 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया जिसे उस समय एक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि सभी द्रव्य जो है परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है, अर्थात वो कांस्टेंट रहते हैं। फिर थर्ड है दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। फोर्थ है पॉइंट कि भिन्न भिन्न द्रव्यों के तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। फिफ्थ नंबर का है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। छठवां है कि किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं।
फिर है अगला, देखिए यहाँ पर जो पाठगत प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम क्या है एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं, तो 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा। यहाँ पर दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल मिलकर क्या है सोडियम एसीटेट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल यहाँ पर निकलती है। देखिए अभिकारकों का द्रव्यमान, देखिए यहाँ पर एक साइड दिया गया अभिकारक, तो जो पहली वाली स्टेप में सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल है ये अभिकारक कहलाएंगे। तो अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर अभिकारक कौन कौन हो जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा का द्रव्यमान और एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है। तो सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना है 5.3 ग्राम और यहाँ पर एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान 6 ग्राम है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 11.3 ग्राम निकल जाएगा। इसे हम जो है इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर पहला दे देंगे। फिर है उत्पादों का द्रव्यमान, तो उत्पाद क्या क्या है सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू दी गई है कि कितने मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम एसीटेट है, तो सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और जल 0.9 ग्राम। सबको प्लस करेंगे तो 11.3 ग्राम। तो देखिए अभिकारकों का द्रव्यमान, अब देखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट होता है कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। तो अभिकारक का द्रव्यमान भी 11.3 आया और उत्पाद का द्रव्यमान भी 11.3 ग्राम आया। अतः परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके एक जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8। चूंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 8 से 3 का गुणा कर देंगे तो 8 × 24 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दे देंगे। फिर देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो उत्तर होगा कि डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है, जो इस प्रकार है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है, अर्थात ना ही उन्हें बनाया जा सकता है, ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम होगा जो है। अब देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं उत्तर हो जाएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिग्रहित नंबर 6 निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का 6वां अभिग्रहित है, जो कि निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो देखो बच्चों हमने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब अगली हेडिंग देखेंगे 3.2 परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है। इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है। किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है। यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं। अगली हेडिंग है तो देखेंगे परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं
से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर और 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। देखिए यहाँ पर दिया गया सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में और उदाहरण। हाइड्रोजन परमाणु 10 जो है आ जाएगा इसकी त्रिज्या। जल अणु की 10⁹, हीमोग्लोबिन अणु की 10⁸ होती है, रेत के कण की 10⁸ और चींटी की 10⁸ और सेब की 10⁸ होगी सापेक्ष आकार। अब देखेंगे जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है तो हम इसे नग्न मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, फिर भी वे यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों से आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिसमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है यहाँ चित्र में। अब अगली हेडिंग है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था। जैसे दिया गया है हाइड्रोजन है, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, सीसा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, पारा। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक जो डाल्टन ने सुझाए थे। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ था। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े कैपिटल लेटर तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन के लिए H हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम के लिए A और L स्मॉल हो जाएगा, A कैपिटल L स्मॉल, ना कि AL। तो A कैपिटल और L स्मॉल होगा। फिर है कोबाल्ट में C जो होगा कैपिटल, O स्मॉल होगा। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण क्लोरीन, जिंक आदि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणार्थ लोह का प्रतीक है Fe तथा उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न हुआ है। तो देखिए लोहा को Fe से दर्शाते हैं और ये फेरम से उत्पन्न हुआ है। फिर है इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नेट्रिटियम और कैलियम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो सोडियम का जो है प्रतीक Na होता है, जिसका जो है ग्रीक भाषा में नाम या लैटिन नाम क्या होगा, नेटियम, और
पोटेशियम का कैलियम, इसलिए इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? व्युत्पन्न हुआ तो इस प्रकार, प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक। देखिए यहाँ पर कुछ नामों, कुछ तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं, तत्व हैं और प्रतीक है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए Al, ऑर्गन को Ar से प्रदर्शित करते हैं, फिर बेरियम को Ba से, बोरान को B से, ब्रोमियम को Br, कैल्शियम को Ca, कार्बन को Kc, क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को Co, कॉपर को Cu, फ्लोरीन को F से, स्वर्ण अर्थात गोल्ड को Au से, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, आयरन को Fe से, सीसा को Pb से, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी अर्थात सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S से और यूरेनियम को U से एंड जिंक को Zn से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब अगली हेडिंग दी गई है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। क्या होता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की और अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ में के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से स्वतः ही प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। ये दिया गया सारणी के बारे में। फिर है हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO से प्रदर्शित करते हैं का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं तो कार्बन परमाणु को 1.0 म्यू तथा ऑक्सीजन परमाणु को 1.33 म्यू निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षिप्त में प्रयुक्त लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। क्या क्या है 2 कारण? पहला कारण है कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है। दूसरा है इस परमाणु द्रव्यमान द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ में के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता
बिना मानक द्रव्यमान के फल बेच रहा है, वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 है। 12 तरबूजीय इकाई तथा अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान में बेचता है। यह तरबूज दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम दिया गया है चित्र के अनुसार, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। तरबूज ए में जो है 12 तरबूज है, इमेज जो दी गई है चित्र नंबर बी में 12 टुकड़े हैं तरबूज के। फिर तरबूज का 1/12वां भाग सी में दिया गया है और डी में तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तौल सकता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के द्रव्यमान द्वारा परिभाषित किया जाता है। सारणी 3.2 कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। एक साइड तत्व दिया गया है और एक साइड परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। इससे पहले हमने तत्व और उनके प्रतीक पढ़े थे, अब यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 होता है परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 हो गया। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लेंगे। अब देखेंगे बच्चों, अगली हेडिंग है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्यमान बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पाठगत प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होती है। तो ये परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका साइज अत्यंत छोटा होता है। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁹ मीटर, अतः इसे खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। अब अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग है 3.3 अणु क्या है। साधारणतः अणु इसे ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण द्वारा बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के एक उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणों धर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अब अगली हेडिंग है कि तत्वों के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरक्षित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि अन्य जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं, O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परस्पर संयोग करते हैं तो इसे हम ओजोन O3 प्राप्त होती है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। बहुत अहम परिभाषा है
की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करते हैं। सारणी 3.3 कुछ तत्वों की परमाणुकता। तत्वों के प्रकार है, एक साइड नाम और परमाणुकता दी गई। देखिए अधातु में कौन कौन से आ जाएंगे? आर्गन एक परमाणु होता है, इसलिए इसे AR से प्रदर्शित करेंगे। हीलियम भी एक परमाणु होता है, इसे He से प्रदर्शित करेंगे। ऑक्सीजन O2 से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि इसकी परमाणुकता कितनी होती है? इसकी परमाणुकता द्विपरमाणुकता होती है। फिर हाइड्रोजन को सिंगल H से नहीं H2 से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसकी भी परमाणुकता द्विपरमाणुक होती है। फिर है नाइट्रोजन की भी 2 होती है, अर्थात इसको हम द्विपरमाणुकता होती है, इसलिए इसे N2 से प्रदर्शित करेंगे। फिर है अगला क्लोरीन की भी होती है, द्विपरमाणुक होता है क्लोरीन, इसलिए C2 हो जाएगा। फास्फोरस को देखिए यहाँ पर फास्फोरस है, फास्फोरस को इसको ये क्या होता है? चतुर्परमाणुक होता है, इसलिए इसे P4 से प्रदर्शित करेंगे। सल्फर बहुपरमाणुक होता है, अर्थात इसको हम सल्फर को S2, S4, S6 खुद से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर धातु में आ जाएगा सोडियम एक परमाणुक होता है, इसलिए इसे Na से प्रदर्शित करेंगे। आयरन मतलब लोहा, इसे Fe से प्रदर्शित करेंगे, एक परमाणुक होता है। फिर है एल्यूमिनियम, ये भी एक परमाणुक होता है, इसे Al से प्रदर्शित करेंगे। और कॉपर को Cu से, अर्थात ये भी एक परमाणुक होता है, इसे Cu से प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ तत्वों अधातु और अधातुओं की क्या दी गई है? परमाणुकता दी गई है। फिर है अगली हेडिंग 3.332 यौगिकों के अणु भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए यहाँ सारणी दी गई है, यौगिक तत्व, संयुक्त तत्व और द्रव्यमान अनुपात दिया गया है। जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अनुपात 1:8 है। फिर है अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया का NH3 हो गया, तो इसमें इसका जो है द्रव्यमान अनुपात 14.3 हो गया, 14:3 हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 3:8 होगा। फिर एक क्रियाकलाप, अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 में तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2। देखिए सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों की परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात किस निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? सारणी दी गई है, यहाँ पर सारणी को आप देख लेंगे। द्रव्यमान अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, फिर है द्रव्यमान अनुपात 1 होता है हाइड्रोजन का, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है हाइड्रोजन का, और द्रव्यमान अनुपात और परमाणु अनुपात अर्थात 1/1 हो जाएगा बराबर 1। सरलता अनुपात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान अनुपात 8 हो गया, परमाणु द्रव्यमान 8 दूनी 16 दुगना हो गया, इसका द्रव्यमान अनुपात यहाँ पर 8/16 हो जाएगा, तो 1/2 अर्थात 1। सरलता अनुपात कितना हो गया? 1 हो गया। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात HO बराबर क्या हो जाएगा? H अनुपात मतलब हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन बराबर 2:1 हो जाएगा। अब अगली हेडिंग है आयन क्या होता है, देखेंगे। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं, अर्थात इसे इंग्लिश में एनायन कहेंगे। धन आवेशित आयन को धनायन अर्थात केटायन कहते हैं, इंग्लिश में केटायन होगा इसका नाम। फिर उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन
क्लोरीन माइनस संगठन कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सारणी है, कुछ आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक, संगठक तत्व और द्रव्यमान अनुपात। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसका द्रव्यमान अनुपात 5:2 हो गया। फिर है मैग्नीशियम सल्फाइड, जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर से मिलकर बना है, 3:3:4 इसका द्रव्यमान अनुपात हो गया। फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, तत्वों से मिलकर बना है, और इसका द्रव्यमान अनुपात होता है 23:35 हो गया इसमें द्रव्यमान अनुपात। फिर है अगली हेडिंग, रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अध्याय के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। फिर है किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणु आयन दिए गए हैं सारणी में। देखेंगे बच्चों, यहाँ सोडियम Na+, पोटेशियम के लिए क्या है, K+ हो जाएगा। सिल्वर Ag+, कॉपर के Cu+ हो जाएगा इसी प्रकार से। फिर है मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+ हो जाएगा, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+ संकेत है इसका। फिर कॉपर Cu2+ हो जाएगा, एल्यूमिनियम Al3+, आयरन Fe3+ होगा, हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H- हो जाएगा, क्लोराइड H- होगा, Cl- हो जाएगा, ब्रोमाइड Br-, इसमें केटायन लग जाएगा। फिर आयोडाइड, यहाँ पर I- हो जाएगा, ऑक्साइड O2- हो जाएगा, सल्फाइड S2- हो जाएगा। इसी प्रकार से नाइट्राइड N3- हो जाएगा। फिर है अमोनियम के लिए NH4+ हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड OH हो जाएगा, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, कार्बोनेट CO3, सल्फाइड SO3, सल्फेट SO4। कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठकों में रोमन संख्यांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानव की 1-2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है। अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को ऐसे निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पदांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणु आयनों की संयोजकता दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। दूसरा है कि जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिख सकते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर सल्फाइड CuO इत्यादि। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातु तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं
हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरणार्थ MgOH2। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। तो देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने कक्षा 9वीं के विज्ञान का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु को जो है स्टार्टिंग से चैप्टर को समझा और साथ ही पाठगत प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो में हमने बताए। हमने स्टार्टिंग से लेके पेज नंबर 42 तक इस पाठ को समझा है। अगले वीडियो में हम अगली हेडिंग सरल यौगिकों के सूत्र से जो है चैप्टर को समझेंगे, साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।